are welcome in my YouTube channel. Its name is Geography Treasury. Students, today I am going to discuss the French Revolution, and already this chapter has been discussed in the first part. Today is well, some contents are to be discussed like effects oblique consequences of French Revolutions and the rise of Napoleon. फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर मैंने एक वीडियो आपको दिया है। उस वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के कारण को पढ़े थे। जैसा कि पता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण भी होते हैं और साथ ही जब घटना समाप्त हो जाती है तो उसके कुछ परिणाम भी निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस फ्रांसीसी क्रांति के भी कुछ परिणाम हुए, कुछ कंसिक्वेंस हुए, कुछ इफेक्ट्स हुए। आज हम लोग इफेक्ट्स को पढ़ेंगे और ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 है। इट मींस वीडियो नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, in the respect of this answer, which point is going before you? It is end of autocratic rule. फ्रांस में लुइस 16 का शासन था। वो एक ऑटोक्रेटिक शासक था। उसके मन और उसके मिजाज में जो बात आती थी वही वो करता था। तो फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात ऑटोक्रेटिक रूल की समाप्ति हुई। सेकेंड वन, French Revolution established an idea of equality, liberty and fraternity. फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को एक विचारधारा दिया, एक आइडिया दिया, और वो आइडिया थी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा। अर्थात पूरे विश्व के देशों को, पूरे विश्व के लोगों को समानता के साथ रहने, स्वतंत्रता के साथ रहने और भाईचारे की भावना को मेंटेन करने का विचारधारा प्रदान किया फ्रांसीसी क्रांति ने। स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है आपको कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात एक क्लास, एक वर्ग बहुत प्रोमोट किया, बहुत आगे बढ़ा, उसका उदय हुआ, और वो वर्ग था इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, अर्थात मध्यम वर्ग का उदय। नेक्स्ट वन, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। कोई भी ऑटोक्रेटिक शासन में स्लेव सिस्टम को प्रमोशन मिलता है, अर्थात दास प्रथा की बोलबाला होती है। सामंत लोग, बड़े लोग, राजा, महाराजा, ये लोग कमजोर वर्ग के लोगों को दास बनाते हैं, अपने कामों में उपयोग करते हैं, उनको यातनाएं देते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हुई, ये स्लेव सिस्टम का अंत हो गया। इट मींस दिस पॉइंट इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक अधिकार कौन से हैं? दोज राइट्स which are beneficial for the proper development of human being। इसका मतलब कि वैसे अधिकार जो मानव के विकास के लिए बहुत ही जरूरी हो, आवश्यक हो, अनिवार्य हो, उनको हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को क्या दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को दिया स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार, जो आज के डेट में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, लास्ट इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड इट इज चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात लोगों के जीवन शैली में बड़े पैमाने पर चेंज आया, जीवन शैली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आया, बदलाव आया। वो कैसा परिवर्तन? अब लोग आजादी के साथ रहने लगे। अब लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी थी, अपने विचार को व्यक्त कर सकते थे। तो लोगों के जीवन शैली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन है। स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा नेपोलियन को भी, बिकॉज थोड़ी सी जानकारी हम लोग नेपोलियन को लेंगे, नेपोलियन के बारे में लेंगे और इस चैप्टर में दिया भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, for your kind information, I am going to explain who was Napoleon. I am going to ask this question: who was Napoleon? Napoleon था कौन? Napoleon was the emperor of France. His full name was Napoleon Bonaparte. नेपोलियन फ्रांस का शासक था और उसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। अब प्रश्न है कि वो शासक बनाकर ड्यूरिंग 1804 he crowned himself as the emperor of France. 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का शासक घोषित किया। जैसे ही वो शासक बना तो आसपास के यूरोप के कंट्रीज को उसने जीता और जीत करके अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया। सो ही conquered the surrounding states, the surrounding areas of Europe and made his empire great. Students, नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ कंट्रीब्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शासक बन गया, ऐसा भी नहीं कि उसने यूरोप के आसपास के क्षेत्रों को जीता। ये भी सच है कि उसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं, ये भी सच है कि उसके कुछ कंट्रीब्यूशंस भी हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। किसने संरक्षण प्रदान किया? नेपोलियन ने। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद कॉन्कर्ड नेबरिंग यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन एरियाज, ये भी उपलब्धि है। यूरोप के आसपास के राज्यों के, फ्रांस से सटे हुए यूरोप के जो भी एरिया थे उस पर विजय प्राप्त किया, यह भी उसका अचीवमेंट है। इसके बाद इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, उसने एक समान माप और तौल की प्रणाली विकसित की और ये प्रणाली आज के भी डेट में लिसनेबल है। ये प्रणाली आज के भी डेट में बहुत ही काफी उपयोगी है। और मैं आपको बता दूं कि दिस सिस्टम वाज टोटली बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। यह सिस्टम पूर्ण रूपेण डेसिमल सिस्टम पर आधारित था। तो मुझे आशा है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को मिला करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, कहां हुआ, शासक कौन था, उसके कारण कौन से थे, कौन से सर्कमस्टांसेस जिम्मेवार थे, कौन से इफेक्ट्स उसके हुए, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो था कौन, इन सारी बातों को हम लोग स्पष्ट कर लिए हैं। और आज्ञा दीजिए, आज के बाद मैं दूसरे वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।